एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग की थर्ड एल्गोरिदम के बारे में, जो कि हमारी है राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। हमने अपनी पिछली वीडियो में शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट की बात की थी, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में शेड्यूलिंग कैसे करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात कर लेते हैं राउंड रॉबिन एल्गोरिदम होती क्या है। ठीक है, तो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम को देखते हैं। तो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम इज अ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम वेयर ईच प्रोसेस इज साइक्लिकली असाइन अ फिक्स टाइम स्लॉट। अब यहाँ पर क्या है, साइक्लिकली एक असाइन कर देते हैं, उन्हें फिक्स टाइम स्लॉट असाइन कर देंगे हम। अब साइक्लिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक सर्कल है, उसमें हमारे कई प्रोसेस हैं। मान लीजिए हमारा P1 है, P2 है और मान लीजिए हमारा P3 प्रोसेस है। तीन हमारे कुछ प्रोसेस है एक साइकिल के अंदर, हमने टाइम स्लॉट कर दिया गया। अब टाइम स्लॉट से क्या मतलब है कि हमने उन्हें एक ऐसा टाइम दे दिया कि इतने टाइम तक तुम सीपीयू को एक्सेस करोगे। ठीक है, सीपीयू में अपना प्रोसेस को एग्जीक्यूट करोगे, हम तुम्हें उतना टाइम दे दे रहे हैं। अब बेसिकली मैंने यहाँ पर उसे मान लीजिए 2 सेकंड का टाइम दिया। एक प्रोसेस को मैंने 2 सेकंड का टाइम दिया सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि हर प्रोसेस का कोई ना कोई बस टाइम भी होगा। अब बस टाइम से क्या मतलब है, बस टाइम से ये मतलब है कि कितना टाइम उसे प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट होने में लगेगा सीपीयू के अंदर, वो उसका बस टाइम हो रहा। ठीक है, अब मान लीजिए इसका बस टाइम हमारा 4 सेकंड है, इसका हमारा 3 है और इसका हमारा 2 सेकंड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब हम साइक्लिक में चलेंगे, यानी कि साइक्लिक में क्या होता है, प्रोसेस P1 से P2 P2 से P3, फिर दोबारा P3 से दोबारा P1 पे जाएंगे हम। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रोसेस होगा वो पहले 2 सेकंड लेगा अपने प्रोसेस जो भी, जैसे इसका बस टाइम 4 है। ठीक है, तो P1 जो है वो पहले 2 सेकंड तक अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पर क्या है, प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। प्रिमिटिव से मतलब क्या है कि कोई भी प्रोसेस पूरा रन हुए बिना वेटिंग स्टेट में जा सकता है। तो बेसिकली जैसे ही वो 2 सेकंड तक सीपीयू के एक्सेस करेगा, तो उसके बाद वो क्या करेगा, P1 हमारा वेटिंग स्टेट में चले जाएगा या रेडी क्यूब में चला जाएगा। और जो बारी किसकी आएगी, हमारी P2 की बारी आ जाएगी। फिर P2 क्या करेगा, 2 सेकंड तक कंप्यूटर का एक्सेस करेगा। अब यहाँ पर इसका बस टाइम 2 बचेगा, इसका बस टाइम 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे P3 की बारी आएगी, P3 हमारा 2 सेकंड एग्जीक्यूट करेगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा और उसका बस टाइम 0 बचेगा। ठीक है, अब दोबारा साइकिल चलेगी, अब दोबारा हमारा P1 आएगा। ठीक है, अब P1 को कितना 2 चाहिए था बस टाइम, तो उसमें 2 सेकंड वैसे भी तो वो कंप्लीट होकर कितना हो जाएगा हमारा, उसका बस टाइम 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा P1 भी टोटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसी के साथ हमारा P2 भी टोटली एग्जीक्यूट हो जाएगा एक साइक्लिक फॉर्म में। तो इसका मतलब यही है कि हम उसे एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम स्लॉट असाइन करेंगे और साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, इट इज अ प्रिमिटिव वर्जन ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। हमने जो अपनी पहली शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखी थी वो थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। वहां पर हमने नॉन प्रिमिटिव में बात की थी कि एक प्रोग्राम क्या है जो पहले नंबर पे आ रहा है वो पूरा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होगा, कोई प्रोसेस जो भी पहले नंबर पे आ रहा है वो पहले एग्जीक्यूट तो होगा, लेकिन कुछ से टाइम स्लॉट के लिए होगा, मतलब कि कोई टाइम क्वांटम के लिए वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमारा दूसरा प्रोसेस आ जाएगा। अभी हमारा पहला प्रोसेस जो है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, वो प्रिमिटिव अप्रोच यहाँ पर काम कर रही है हमारी। ठीक है, अब राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग जनरली फोकस कौन करती है, टाइम शेयरिंग टेक्निक पे फोकस करती है। अब टाइम शेयरिंग किस प्रकार से हो सकती है, या तो कोई प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा हो, मान लीजिए P1 प्रोसेस हमारा है और P2 है हमारा। अब P1 को जैसे ही हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं रनिंग स्टेट में है, तो वहां पर P2 की प्रायोरिटी ज्यादा आई, तो वहां पर क्या होगा, टाइम शेयर हो गया, P2 पहले एग्जीक्यूट करने लगा। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, टाइम क्वांटम की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, एक टाइम क्वांटम जो है वहां पर उस टाइम क्वांटम को हम, जैसे कि 2 सेकंड यहाँ पर टाइम क्वांटम था, तो P1 को हमने 2 सेकंड तक हमने एग्जीक्यूट करवाया, उसके बाद हमने क्या टाइम शेयर कर दिया किसके साथ, P2 के साथ में उसका। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोसेस और जॉब इज अलाउड टू रन इन दी प्रिमिटिव मेथड इज कॉल्ड अ टाइम क्वांटम। अब यहाँ पर क्या है, एक टाइम ऑफ पीरियड होगा, उस प्रोसेस में कोई भी हमारा प्रोसेस या जॉब को हम अलाउ करेंगे रन करने के लिए, किसमें, प्रिमिटिव मेथड में, तो वो क्या होगा, हमारा एक टाइम क्वांटम होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा राउंड रॉबिन का। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो ठीक है, इट इज अ सिंपल इजी टू इम्प्लीमेंट एंड स्टिवेशन फ्री ऑल एज ऑल प्रोसेस गेट अ फेयर शेयर ऑफ सीपीयू। तो बेसिकली कहने का मतलब ये बहुत सिंपल है, इजी टू इम्प्लीमेंट है और स्टिवेशन फ्री है। स्टिवेशन का मतलब क्या है
कि यहाँ पर हर प्रोसेस को पर्टिकुलर एक फेयर शेयर दिया गया है, एक टाइम क्वांटम दिया गया है कि पहले तुम एग्जीक्यूट हो फिर तुम एग्जीक्यूट हो। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप रेलवे में रिजर्वेशन कराने गए, लेकिन आप कहाँ से आप ऑफलाइन ऑफलाइन रिजर्वेशन करा रहे हैं। तो मान लीजिए जो हमारा पहला बंदा है P1, जो हमारा पहला प्यूपल है, पर्सन है, वो क्या कर रहा है, उसको कराना है टोटल 4 रिजर्वेशन, और जो लास्ट में हमारा P5 है, मान लीजिए इसके बीच में और भी होंगे, उसको केवल एक रिजर्वेशन कराना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हर किसी को हम एक टाइम क्वांटम दे देंगे, या ऐसे कह लीजिए कि हम हर पर्सन को कहेंगे कि पहले तुम 2 रिजर्वेशन कराओ, उसके बाद फिर दोबारा जाके पीछे लाइन में लग जाओ। तो ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो जिसको केवल एक रिजर्वेशन कराने था हमारा P5 को, और वो जल्दी रिजर्वेशन करा लेगा। मान लीजिए इसको 4 रिजर्वेशन कराए थे, इसने 2 रिजर्वेशन कराए, उसका P2 ने अपना 2 कराए, उसका P3 ने, P4 ने, उसका लास्ट में जो P5 को हमें बहुत टाइम लग रहा था, तो वो क्या लगेगा, P5 को थोड़ा कम टाइम लगेगा, उसको रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम लगेगा, उसका वेटिंग टाइम कम हो जाएगा। तो मेनली यही मतलब है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, एक फेयर शेयर होगा सीपीयू का, कि हर किसी को थोड़ा थोड़ा टाइम मिल गया यहाँ पर, तो स्टेशन फ्री हो जाएगा, मतलब कि वहां पर भीड़ भड़कता नहीं होगी। कोई हर आदमी जल्दी जल्दी अपना काम करा के निकल जाएगा। मान लीजिए बीच में कोई प्रोसेस है, उसे केवल 2 कराने हो, ठीक है, तो वो जल्दी पल्दी करा के अपना निकल लेगा। और जबकि इसे तो 4 कराने थे, मान लीजिए इसे 5 कराने होते, 10 कराने होते अगर इसे रिजर्वेशन, तो कितना टाइम लगता। तो वही यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई पीछे एक रिजर्वेशन कराने बैठा है, तो वहां पर क्या होगा, इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब था। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक इन सीपीयू शेड्यूलिंग इज अ कोर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये मोस्ट कॉमनली टेक्निक है जो यूज होती है यहाँ पर। इट इज अ प्रिमिटिव एज प्रोसेस आर असाइंड सीपीयू ओनली फॉर अ फिक्स स्लाइस ऑफ टाइम एट मोस्ट। मतलब कि बेसिकली क्या है, यहाँ प्रिमिटिव अप्रोच काम कर रही है। एक फिक्स हम स्लाइस दे देंगे किसकी, टाइम की, एक उसको, और उसमें उसे प्रिमिटिव अप्रोच से उसको रन कराना स्टार्ट कर देंगे। तो यही है कॉन्सेप्ट यहाँ पर। और द डिसएडवांटेज ऑफ इट इज मोर ओवरहेड ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से हमारा क्या मतलब है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हम जब समझ रहे हैं, तो यहाँ पर 3 प्रोसेस हमारे P1, P2 और P3, ठीक है, 3 प्रोसेस हमें यहाँ पर दिए गए हैं। अब इन प्रोसेस को हम देख लेते हैं एक बार, कैसे हम इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ मान लीजिए ये सारे हमारे क्या है, एक रेडी क्यूब के अंदर है, ये गैंट चार्ट के अंदर नहीं, हमारे रेडी क्यूब के अंदर है, ठीक है। अब जैसे ही इस 2 सेकंड हमारे P1 के कंप्लीट होते हैं, मान लीजिए इसका टाइम जो क्वांटम हमें दिया गया है, वो हमें कितना, 2 सेकंड दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हमारे 2 सेकंड कंप्लीट होंगे, तो जो P1 है वो यहाँ से हटके वो स्विच हो जाएगा कहाँ पर, P3 के बाद। अभी P3 के बाद हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि इसके 2 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर हम गैंट चार्ट बना लेते हैं। P1 जो है हमारा 0 से लेकर 2 तक चल चुका है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो उसके बाद जी हमारा स्विच होके कहाँ पहुंच गया, P3 के बाद पहुंच गया रेडी क्यूब में, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये कौन डिसाइड करेगा कि अब ये 3 से स्टार्ट होगा, मतलब कि अब इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो 3 से 4 जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा हमारा P1 के लिए, वो डिसाइड करेगा हमारा पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब यहाँ पर P1 का जो बस टाइम है वो हमें कितना दिया, 4 सेकंड दिया था, तो 2 सेकंड तक हमने उसको चला दिया। लेकिन अब बचे हुए 2 सेकंड, यानी कि 3 से 4 2 सेकंड तक, वो कौन डिसाइड करेगा कि वो 3 से 4 चलेगा, वो हमारा पीसीबी डिसाइड करेगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। वो बताएगा कि अब इसको हमें 2 के बाद चलाना है, 2 सेकंड के बाद चलाना है, इसका बस टाइम 2 बचा ना, तो अब 2 सेकंड के बाद इसको चलाना है हमें, और 2 सेकंड तक ही चलाना है। तो ये कौन बताएगा हमें, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बताएगा। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से मतलब क्या है हमारा, ये रेडी रेडी क्यूब में ये किसके बाद आ जाएगा, हमारा P3 के बाद आ जाएगा, क्योंकि इसका जो टाइम क्वांटम है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब इसे नया रीशेड्यूल करेंगे हम, इसके लिए नया टाइम क्वांटम हम डालेंगे, तो इसको रेडी क्यूब में P3 के बाद रख देंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अब देखिए यहाँ पर हमें क्राइटेरिया क्या दिया गया है, अब हमें यहाँ पर क्राइटेरिया हमें दिया गया है टाइम क्वांटम, ठीक है। अब यहाँ पर क्राइटेरिया से, हमारा टाइम क्वांटम से क्या मतलब है, कि यहाँ पर हम राउंड रॉबिन की बात कर रहे हैं। अगर हमें टाइम क्वांटम अराइवल टाइम दिया हो, अगर हमें टाइम क्वांटम अराइवल टाइम दिया हो, तो इसका मतलब क्या है हमारा, कि हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें अगर हमें बस टाइम दिया गया है, मान लीजिए अगर हमें बस टाइम दिया गया है, तो हमें क्राइटेरिया तो हम समझ लेते हैं कि वो हमारा शॉर्टेज जॉब फर्स्ट की बात कर रहा है। उसी प्रकार से अगर हमें कहीं पर भी टाइम क्वांटम दिया गया क्राइटेरिया, तो वहां पर हम समझ जाएंगे क्या, कि हम राउंड रॉबिन की बात कर रहे हैं। और मोड क्या है यहाँ पर, प्रिमिटिव है, मतलब कि सीपीयू जो भी प्रोसेस हमारा इसके अंदर है, सीपीयू के अंदर, वो क्या है, पूरा कंप्लीट हुए बिना भी
अपन वो रेडी स्टेट में दोबारा जा सकता है। तो ये प्रिमिटिव का काम हो गया हमें यहाँ पर। और आपको यहाँ पर टाइम क्वांटम भी दिया हो गया, जो कि हमें दिया गया है यहाँ पर 2 सेकंड। ठीक है, हम यहाँ पर सेकंड की बात कर रहे हैं क्योंकि ये अराइवल टाइम भी हमें सेकंड में दिया गया, बस टाइम भी सेकंड में, तो एक टाइम क्वांटम हमें दिया गया, वो भी किसमें, सेकंड में हमें दिया गया है। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको जहां पर दिख जाए, आप समझ जाइए कि वहां पर राउंड रॉबिन एल्गोरिथम अप्लाई करनी है आपको। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक रेडी क्यूब मेंटेन करेंगे और साथ में एक गैंट चार्ट। अब गैंट चार्ट को हम रनिंग क्यूब के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसको ये समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, हमने अपनी पिछली वीडियो में रेडी क्यूब अच्छे से मैनेज करा था, लेकिन इस बार हम क्या है वो और अच्छे से रेडी क्यूब को अच्छे से मैनेज करेंगे, पर्टिकुलर एक बार लिख के दिखाएंगे उन्हें। जिससे क्या है कि इसमें आसानी हमें को होगी, हम रेडी क्यूब को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, हर 2 सेकंड के बाद उसको हटाना है प्रोसेस को। ठीक है, तो ये इसमें रेडी क्यूब हमारा बहुत साथ देगा। तो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं रेडी क्यूब। अब रेडी क्यूब में सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा प्रोसेस आता है। 0 सेकंड हमारा कौन सा प्रोसेस आ गया, P1 आ गया। P1 कब आ गया, 0 सेकंड पर। टाइम क्वांटम तक चलेगा, 2 टाइम क्वांटम तक, यानी क्या है 0 से लेके 2 तक। 0 इसका बस टाइम हमारा कितना बचा, सबसे पहले 3 बचा बस टाइम इसका। ठीक है, 5 से 3 बचा, क्योंकि 2 सेकंड तक हमने इसको चला दिया। जैसे ही हमने इसको 2 सेकंड तक चलाया, तो रेडी क्यूब में कौन कौन से प्रोसेस आ जाएंगे। अब दूसरे सेकंड तक हमारे पास कौन सा P2 और P3 आ चुके हैं, तो P2 और P3 भी हम लिख दे रहे हैं। काम तो खत्म हो गया, 2 सेकंड तक हो गया। अब इसको रीशेड्यूल करना पड़ेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, रेडी क्यूब से हटा देंगे और इसको ले जाके P3 के बाद लिख देंगे। तो इससे ये होगा हमारा कि ये क्या होगा, एक कॉन्टेक्ट स्विचिंग भी हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो गया, स्विच हो गया, P3 के बाद आ गया हमारा P1 जो हमने करा, उसी के बाद हम डायरेक्ट P1 लिख देते, P2 की जगह P1 लिख देते। तो वहां पर तो कॉन्टेक्ट स्विचिंग होती ही नहीं। जैसे 2 सेकंड हमारे खत्म हुए, हमने जो जो प्रोसेस आ गए थे हमने उनको रेडी क्यूब में लिखा और हमने बाद में उसको कॉन्टेक्ट स्विच कर दिया, मतलब कि P1 को हटा के P3 के बाद लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कौन सा प्रोसेस है, हमारा P2। इसको भी हमें 2 सेकंड तक ले जाना है, तो 2 से 4 जाएगा ये। ठीक है, जैसे ही 2 से 4 ये हमारा गया, तो यहाँ पर देखिए जो P2 इसका बस टाइम कितना बचा, 2 बचा। P2 का बस टाइम कितना बचा, 2 बचा। और यहाँ पर हमारा P2 को भी हम क्या कर देंगे, अभी अभी P2 को उससे पहले हम देखते हैं कि 4 सेकंड तक हमारा कौन सा प्रोसेस आ चुका है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा P4 भी आ गया, तो पहले P4 को लिखेंगे, उसके बाद P2 को हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट स्विच करेंगे, तो P2 को हम उसके बाद लिख देंगे। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब हमारा कौन सा प्रोसेस है, हमारा इसका P3 प्रोसेस है, और P3 का बस टाइम कितना है, 2 है। तो सिंपल सी बात है, इसका बस टाइम कितना, 0 बचेगा, तो P3 को हम यहाँ लिख देते हैं। और 2 टाइम क्वांटम के लिए करना है, यानी कि 6 तक जाएगा। और इसके साथ हमने देखा कि हमारा P3 पूरा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हमारा P3 पूरा एग्जीक्यूट होगा, तो इसको कॉन्टेक्स्ट स्विच करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद कौन सा प्रोसेस है हमारे पास, P1 आ गया, तो P1 को दोबारा लिख देते हैं। P1 को भी 2 टाइम क्वांटम से चलाना है, तो 2 से लेके यानी 8 तक ये जाएगा। जैसे ही 8 तक हम ये ले गए, तो इसका बस टाइम कितना बचा, 1 सेकंड बचा, क्योंकि ये 3 में से 2 एक ही बचेगा ना। ठीक है, इतना बचा। उसके बाद हम P2 को क्या कर देंगे, रीशेड्यूल कर देंगे, मतलब कि रीशेड्यूल कर देंगे, कॉन्टेक्स्ट स्विच कर देंगे। तो P1 जो है वो हमारा P2 के बाद आ जाएगा। अब कोई प्रोसेस तो हमारे पास है नहीं, तो इसका मतलब वो पीछे ही आता जाएगा उसके। अब हमारा क्या है, P4 है, और P4 का बस टाइम हमारा कितना है, 1 है। तो सिंपल सा इसको एक बार चलाएंगे हम, ये कहाँ तक जाएगा हमारा, 9 तक जाएगा। अब ये हमारा 9 तक जा रहा है। आप जो हमारा सीपीयू उसको हमें आइडियल नहीं रखना है, सीपीयू कोई भी प्रोसेस से खाली नहीं रखना है, और इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको 1 सेकंड कम ही चला रहे हैं। आप यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं कि बस आपको सीपीयू को आइडियल नहीं रखना है, तो आप टाइम क्वांटम को एक स्किप भी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर एक जगह खाली करके इसे 10 सेकंड तक भी चला दूं, मतलब कि 1 सेकंड के लिए सीपीयू को आइडियल कर देता हूँ। हमें बस यही नहीं करना है, यहाँ पर हमें सीपीयू को आइडियल नहीं रखना है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 से लेकर 9 तक, 1 सेकंड तक हम उसको केवल चलाएंगे। अब 9 सेकंड के बाद हम दो टाइम क्वांटम तक किसी भी प्रोसेस को ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोग यहाँ पर यही गलती करते हैं, वो डायरेक्ट 8 से लेकर 9 10 तक उसको चला देते हैं। तो यही हमें नहीं करना है, जितना उसका बस टाइम है हमें उतना ही ले जाना है। जैसे एक सेकंड बचा था, हमने केवल उसको 1 सेकंड तक चलाया। हमारे पास टाइम क्वांटम जरूर 2 दिया गया था, लेकिन हम उसको 1 ही सेकंड तक चलाएंगे, क्योंकि राउंड रॉबिन में हमें सीपीयू को आइडल भी नहीं रखना है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप आराम से इसकी गैंट चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर P4 भी हमारा एग्जीक्यूट होगा, तो P4 को भी बाहर कर देते हैं। उसका बाद हमारी बारी किसकी आई, P2 की बारी आई। अब P2 कब चले, कितना चलना है उसको, 2 सेकंड चलना है हमारा, इसका फर्स्ट टाइम भी 0 हो जाएगा। तो P2 चला हमारा कहाँ तक, 9 से 10 11 तक। तो हमारा P2 भी हमारा पूरा एग्जीक्यूट होगा, तो P2 को भी हटा देते हैं रेडी क्यूब से। अब बचा कौन है, हमारा P1 बचा है। और P1 कितने सेकंड के लिए बचा, 1 सेकंड के लिए, तो इसको भी 0 करेंगे, और इसको भी हम केवल 1 सेकंड तक चलाएंगे। ठीक है, यानी 12 तक चलाएंगे, क्योंकि हमें सीपीयू को आइडल नहीं रखना है।
तो ये क्या है, यहाँ पर इसका गैंट चार्ट बन चुका है। ठीक है, सिंपल सा इसका गैंट चार्ट बना गया है और हमारे सारे सारे जो प्रोसेस है हमारे वो रेडी क्यूब से रनिंग स्टेट में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये सारा बस टाइम हमारा क्या बचा है, 0 बचा है। सबका बस टाइम हमारा 0 हो गया, इसका 0 हो गया, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इसका कंप्लीशन टाइम देखते हैं। कंप्लीशन टाइम हम कहाँ से देखते हैं, उसके हम गैंट चार्ट में पीछे से देखते हैं। तो P1 का कंप्लीशन टाइम हमें क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है, तो हम 12 लिख देंगे यहाँ पर। P2 का क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है, तो हम यहाँ पर 11 लिख देते हैं। P3 का क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो हम यहाँ पर सिंपली 6 लिख देते हैं। और P4 का हमें दिख रहा है 9, तो यहाँ पर 9 लिख देते हैं। तो इनकी ये क्या है, कंप्लीशन टाइम हमने यहाँ पे लिख दिया आराम से। अब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम हमने देखा था कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अगर आप कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस कर देते हैं तो वहां पर क्या है, हमारा टर्न अराउंड टाइम आ जाता है। तो कंप्लीशन टाइम क्या है, 12 माइनस 0 हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 11 माइनस 1 10 आ जाएगा। 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। 9 माइनस 4 5 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका टर्न अराउंड टाइम हो गया। अब वेटिंग टाइम क्या बोलता है, वेटिंग टाइम हमारा बोलता है कि WT बराबर क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। टर्न ऑन टाइम माइनस बस टाइम, तो हमारा क्या आ जाएगा, वेटिंग टाइम आ जाएगा। चलिए, इसको टर्न अराउंड टाइम हमें 12 दिया गया था, बस टाइम में 5 दिया गया है। तो 12 में से 5 का कितना, 7 बचेगा हमारा। ठीक है, 10 में से 4 गया, 6 बचेगा हमारा। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। 5 में से 1 गया, 4 बचेगा। तो ये वेटिंग टाइम आ गया। अब रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालें, फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, हम आगे से देखते हैं कब उस प्रोसेस को पहली बार रिस्पॉन्स मिला। अब P1 को देखिए, 0 सेकंड पे रिस्पॉन्स मिल गया हमारा। तो 0 माइनस 0 कितना, 0 रिस्पॉन्स टाइम हो गया इसका। ठीक है, इसका P2 को कब मिला, दूसरे सेकंड में मिला। तो 2 माइनस 1 कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। P3 को कब मिला, चौथे सेकंड में मिला। तो चौथा 4 माइनस 2 कितना, 2। और हमारा P4 को कब मिला, हमारा 8वें सेकंड में मिला। 8 माइनस 4 4। तो ये कुछ कुछ क्या हो गया, उसका रिस्पॉन्स टाइम निकल आया है हमारा। ठीक है, तो ये सब हमें निकालना है, तो हमने सब कुछ निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज कंप्लीशन टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। एवरेज निकालना तो हमें आता ही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक 12 है, एक हमें 10 दिया गया है, यहाँ पर एक 4 एक 5 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12 लिख लेते हैं, 10 लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं और 5 लिख लेते हैं। और एवरेज के लिए इसे 4 से डिवाइड, जितने नंबर उतने डिवाइड कर दो, उसका एवरेज आ जाएगा। तो ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं हम 4 से, तो हमारा कुछ आता, ठीक है। इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आ गया हमारा, 7.75 आ गया। ठीक है, तो इसका टर्न अराउंड टाइम आ गया हमारा। अब कंप्लीशन टाइम देख लेते हैं। तो कंप्लीशन टाइम के लिए हम इसका लिखते हैं, पहले 12 दिया गया हमें, दूसरा 11, तीसरा हमें 6 दिया गया और चौथा हमें 9 दिया गया। तो इसको भी देख लेते हैं, इसका 12 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 9। अब इसका एवरेज निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर एवरेज भी आ जाएगा। इसका एवरेज कितना है हमारा, 9.5 आ गया। ठीक है, अब एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। वेटिंग टाइम हमें क्या दिया, एक तो हमें 7 दिया गया, उसके बाद हमें 6 दिया गया, एक हमें 2 दिया गया, एक हमें 4 दिया गया। उसको लिख लेते हैं, 7 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4। तो 4 से जैसे ही हमने डिवाइड करेंगे इसको, तो हम देखते हैं कि हमें 4.75 मिल गया। ठीक है, एडवांटेज में क्या होता है कि देयर इज फेयरनेस सिंस एवरी प्रोसेस गेट्स एन इक्वल शेयर ऑफ द CPU। तो यहाँ पर क्या है, एक फेयरनेस हो गया कोई भी प्रोसेस के बीच में, कोई यहाँ पर फेयर डिसीजन हो रहा है कि हर प्रोसेस को कोई भी टाइम स्लॉट दे दिया गया, वो सारे उस टाइम स्लॉट में अपने अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक उसका एडवांटेज हो गया। द न्यूली क्रिएट प्रोसेस इज एडेड टू द एंड ऑफ द रेडी क्यू। अब यहाँ पर कोई भी न्यूली एडेड प्रोसेस आएगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर कोई भी प्रोसेस आ रहा था, वो जाके उसके एंड, रेडी क्यूब के एंड में जुड़ रहा था। तो वो यहाँ पर है कि वो ऐड होगा कहाँ पर, रेडी क्यूब के एंड में ऐड होगा। ए राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जनरली एम्प्लॉयज टाइम शेयरिंग गिविंग ईच जॉब इज टाइम स्लॉट और क्वांटम। टाइम शेयरिंग किसके थ्रू होगी हमारे, एक टाइम स्लॉट या टाइम क्वांटम के थ्रू होगी। ठीक है, क्या है कि डिफरेंट जॉबों के बीच में केवल एक सिमिलर हमें यहाँ पे टाइम क्वांटम देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा वेटिंग टाइम कम हो जाएगा। फायदा है कि हमें केवल टाइम क्वांटम उन्हें देना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो गया हमारा कि टाइम शेयरिंग हो गई। ठीक है, ईच प्रोसेस गेट अ चांस टू रीशेड्यूल आफ्टर द पर्टिकुलर क्वांटम टाइम इन दिस शेड्यूलिंग। तो रीशेड्यूलिंग से क्या मतलब, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा P1 क्या कर रहा था, दोबारा रीशेड्यूलिंग कर रहा था, तो ये क्या कर सकता है, रीशेड्यूलिंग भी कर सकता है। तो एक एडवांटेज हो गया हमारे लिए। ठीक है, डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर सॉरी लार्ज तो नहीं होगा, यहाँ पर स्मॉल होगा। स्मॉल वेटिंग टाइम एंड स्मॉल रिस्पॉन्स टाइम। यहाँ पर वेटिंग टाइम भी कम
रिस्पॉन्स टाइम भी, ठीक है। देयर इज लो थ्रूपुट, ठीक है। उसके बाद देयर इज टाइम स्विच, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब चार्ट हमारा सीम्स टू कम टू बिग, तो यहाँ पर क्या है कि जो कैंट चार्ट है वो हमारा क्या होगा, एक 1 मिली सेकंड ले लें। अब यहाँ पर हम 2 सेकंड की बात कर रहे थे, तो 1 मिली सेकंड का मतलब क्या, उसका 20वां हिस्सा। तो उसमें क्या होगा कि जो गैंट चार्ट है उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी स्मॉल क्वांटम जैसे 1 मिली सेकंड होगा, तो उसमें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा हमारा। तो ये कुछ उसका डिसएडवांटेज था, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।